गुड मॉर्निंग साथी। नदियों वाले चैप्टर में चल रहे थे और आज उसमें एक लास्ट अफवा तंत्र के लिए चला हूं। अफवा तंत्र में एक अफवा तंत्र पता रहेगा आपको, आंतरिक अफवा तंत्र। आंतरिक अफवाह तंत्र, इसको हम आंतरिक अफवाह तंत्र कह लो या आंतरिक प्रवाह तंत्र कह लो या आप कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आंतरिक अफवाह तंत्र भी कह सकते हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र भी कह सकते हैं। अब किसको कहता है, अगर सिंपल सी परिभाषा में बात करूं तो ऐसी नदियां जो अपना उद्गम तो लेती है लेकिन उनका संगम कहां होगा ये पता नहीं चलता है, वो अपने प्रवाह मार्ग में ही समाप्त हो जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, तो इनको हम आंतरिक प्रवाह कहते हैं, यानी उद्गम मार्ग में ही समापन हो जाता है, किसी सागर तालाब के साथ अपना पानी नहीं मिलाती, उसको आंतरिक अफवाह तंत्र कहते हैं। इस आंतरिक अफवाह तंत्र की अगर बात करोगे तो इसमें आपको नदियां कौन कौन सी पढ़नी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत मैं नहीं समझता। इस आंतरिक अफवाह तंत्र में आपके पास जो नदियां हैं, उसमें एक नदी आपके पास गग्गर है, एक नदी आपके पास कांतली है, एक नदी आपके पास काकनेई है, एक आपके पास रूपारेल है। रूपारेल ये तो मूल रूप से आपको पढ़नी ही पढ़नी है, और भी आएगी कोई बात नहीं, लेकिन इनको आपको एनी हाउ पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। बाकी और भी बहुत सारी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी कॉलेज लेक्चर ये रूपारेल आई थी, जैसे नाम पूछा था उपनाम, तो इस तरह से आपको इस बात को याद रखना है। और सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गग्गर नदी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गग्गर नदी। पढ़ना है क्या इस गग्गर नदी में, देख लो। बात करें हम लोग इस गग्गर नदी को या गग्गर नदी तंत्र, सबसे पहली कंडीशन, एक तो आपको इसका उद्गम पता होना चाहिए, फिर उद्गम के बाद इसके आपको उपनाम पते होने चाहिए, उसके बाद ये हमारे राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है ये आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में प्रवेश, ये तीन चीजें आपको एनी हाउ आनी चाहिए, पहली पहली कहानी तो। और फिर ये पाकिस्तान में कहां तक जाती है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, पाकिस्तान में कहां तक, कहां तक। सबसे पहले अगर हमने बात करी कि ये इसका उद्गम कहां है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिमालय पर्वत। पहली कंडीशन तो याद रखना, पर्वत पूछे तो हिमालय, श्रेणी पूछे तो शिवालिक, शिवालिक पर्वत श्रेणी या शिवालिक श्रेणी डायरेक्ट, शिवालिक श्रेणी। और प्रॉपर पहाड़ी कालका, कालका पहाड़ी। और राज्य पूछे तो आपका हिमाचल प्रदेश। बस ये आपको याद रखना, इससे ज्यादा डेप्थ गहराई में नहीं जाना, हिमाचल प्रदेश। उपनाम की बात करोगे तो इसको कहते हैं नट नदी, नट नदी, आधुनिक सरस्वती, आधुनिक सरस्वती, सोतर नदी, द्विस्वती नदी। ये सारे के सारे नाम इसी के हैं, इसी के नाम। राजस्थान में प्रवेश स्थल की बात करोगी तो राजस्थान में प्रवेश करती है आपकी हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में तहसील पड़ती है आपकी टिब्बी, और टिब्बी तहसील में एक जगह पड़ता है, उस जगह का नाम है तलवाड़ा। ये तलवाड़ा एक झील है जो राजस्थान की सबसे नीची झील भी है, तलवाड़ा। तलवाड़ा से प्रवेश करती है राजस्थान की सबसे नीची झील, और सबसे ऊंची हमारे पास नक्की झील है, सबसे नीची झील, यानी नीची है सबसे नीची झील। फिर आपके राजस्थान में कहां कहां आएगी तो आपकी हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के बाद जाएगी आपकी गंगानगर, और गंगानगर के बाद जाएगी आपकी अनूपगढ़ भी लिख सकते हैं अब हम लोग, क्योंकि नया जिला बन गया इसलिए अनूपगढ़ भी यहां पे लिख लो, ये यहां पे बहती है। पाकिस्तान में कहां तक जाएगी तो पाकिस्तान में कहां तक जाती है तो एक जगह का नाम पड़ता है फोर्ट अब्बास, फोर्ट अब्बास तक जाती है पाकिस्तान में। और ये फोर्ट अब्बास जो पड़ता है, ये फोर्ट अब्बास बहावलपुर में पड़ता है, बहावलपुर, बहावलपुर यहां तक जाती है। और इस फोर्ट अब्बास में इसका नाम जो रखा गया है
वहां इसका नाम हकरा रखा गया है। हकरा। फोर्ट अब्बास में इसको किस नाम से जानेंगे? तो हकरा के नाम से जानेंगे। इतनी सारी चीजें आपको एक बार लिख लेनी, फटाफट स्पीड से लिखना है। इसके बाद अगर हम चाहें तो इसके उपनाम में हम एक बात और कह सकते हैं। ये जो नदी है, इसी नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान का शोक। क्यों कहते हैं? ये राजस्थान में मिट्टी का अपरदन ये भी करती है। चंबल गंभीर के पास अपरदन अगर कोई करता है, ये नदी ही करती है। इसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। और इसी गग्गर को पंजाब में अगर किस नाम से जाने तो हम कहें, इसको पंजाब में कहते हैं चित्तांग। क्या बोलते हैं? चितांग। पंजाब में इसका नाम है चितांग। चितांग। फिर अगर इसी नदी को ले चलें कि इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र या पाट को क्या कहते हैं? तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र या जो पाट है, उस प्रवाह क्षेत्र पाट को नाली कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली। अच्छे से याद रखना। गग्गर का प्रवाह क्षेत्र या पाट नाली कहलाता है। और इस गग्गर का सबसे पहले उल्लेख अगर कहां है, कि इस गग्गर का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो इसका उल्लेख की अगर बात करोगे, गग्गर का उल्लेख सबसे पहले वो मिलेगा आपको ऋग्वेद में, ऋग्वेद के मंत्रों में। ऋग्वेद के मंत्रों में सबसे पहले इसका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में। हो गया? अब देखो इसमें और क्या चीजें आपको पूछी जा सकती है। ये तो एक नॉर्मल नॉर्मल चीजें हैं जो गग्गर के बारे में आपको आ सकता है। इससे डेप्थ गहराई मेरे को नहीं लगता गग्गर के बारे में और कुछ आपसे प्रश्न पूछे। एक चीज और याद रखें कि हमारे राजस्थान का जो आंतरिक प्रवाह है, उस आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी यही है। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और पूर्णता नहीं है, इस बात को याद रखना, ठीक है ना? पूर्णता आएगी तो और नाम आ जाएगा। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। और एक जगह और देखें कि ये पाकिस्तान में जहां से प्रवेश करती है, तो वो जगह कौन सी है? राजस्थान से बाहर जाती है, तो इस अनूपगढ़ के यहां पर चौकी पड़ती है। उस चौकी का नाम है कैलाश चौकी। इस कैलाश चौकी से ये बाहर हो जाती है, कैलाश चौकी से पाकिस्तान में प्रवेश करती, इस बात को याद रखना। पाकिस्तान में प्रवेश हमारे राजस्थान में ही हनुमानगढ़ के में टिब्बी तहसील में तलवाड़ा में, और पाकिस्तान में कहां से जाएगी? तो कैलाश चौकी से जाएगी। और कैलाश चौकी कहां पड़ता है? अनूपगढ़ जिले में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। ये किताबों में नहीं लिखा है, ये पिछली बार जब पानी इसका गया था तब इसके बारे में बात की गई थी, ठीक है? ये सारी कहानी है इस गग्गर के। आधुनिक सरस्वती लिखा है, ऐसे ही एक नदी का नाम पढ़ाता हूं मैं, हालांकि नदी नहीं है वो, इसी के उदाहरण के रूप में है। एक नदी आती है जिसको कहते हैं हम लोग प्राचीन सरस्वती। प्राचीन सरस्वती लिखना नहीं, वेट करना है। प्राचीन सरस्वती। ये जो प्राचीन सरस्वती है, इसका उद्गम, इसका उद्गम भारतीय पुरातत्व परिषद जो है,
भारतीय पुरातत्व परिषद के अनुसार रोपण हिमनद से है। कौन से हिमनद से? रोपण हिमनद, यानी रोपण हिमनद या यूं कह लो ग्लेशियर या बर्फ की चट्टान, कुछ भी कह सकते हो। और रोपण हिमनद जो है ये हिमाचल में था। प्राचीन सरस्वती का उद्गम अगर कभी आता है तो रोपण हिमनद से माना जाता है, और इसको मानता कौन है? तो भारतीय पुरातत्व परिषद मानती है। और रोपण हिमनद कहां? इससे शिवालिक श्रेणी में है। फिर ये जो प्राचीन सरस्वती है, ये प्राचीन सरस्वती मैदान में प्रवेश कहां से करती है? मैदान में प्रवेश। तो मैदान में इसका प्रवेश होता है, वो जगह है आदि बद्री। आदि बद्री यहां से मैदान में प्रवेश करती है। और इस समुद्र में कहां से मिलती थी? समुद्र में, तो समुद्र में मिलती थी प्रभास पतन से। प्रभास पतन से। और ये प्रभास पतन जो है ये जगह है गुजरात में। और ये प्रभास पतन जो है ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है। रीट 2021-22 का पेपर जो रद्द हुआ था उसमें ये प्रभास पतन था। मैं आज दिन तक कहता आया हूं कोई नहीं पढ़ाता है। और उसमें प्रश्न ये पूछा गया था एसएसटी वालों से कि निम्न में से कौन से सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? और उसमें एक प्रभास पतन नाम जाता है, स्टूडेंट को पता ही नहीं चला, पूछा ही कहां से। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते हैं, उस प्रभास पतन का नाम कोई भी नहीं बताता है। कोई भी नहीं बताता। चाहे आप पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ लो, कोई प्रभास पतन का नाम नहीं बताता। और मैंने जहां पर पढ़ाता हूं वो प्रभास पतन यहां से पढ़ाता हूं। ये गुजरात का हिस्सा है। और कौन से समुद्र में गिरती थी प्रभास पतन की यहां से? तो वो समुद्र होगा कौन सा? आपका अरब सागर। कौन सा समुद्र होगा? अरब सागर। और ये जो प्राचीन सरस्वती है, इस प्राचीन सरस्वती को ऋग्वेद में किस किस नाम से जाना गया? ऋग्वेद में। तो इसको ऋग्वेद में अगर कहें, इसको कहा देवी तमी, इसको कहा अंबी तमी, इसी को कहा नदी तमी। तमे का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ। नदियों में सर्वश्रेष्ठ, देवियों में सर्वश्रेष्ठ, अंबियों में सर्वश्रेष्ठ। तमे का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। और अगर इसको हम देखना चाहें, इसके अलावा इस प्राचीन सरस्वती में कोई लेना देना नहीं है। इतना प्रश्न हो। और ये राजस्थान में कहां का थी? तो एक जहां पर भी लिखा है कि राजस्थान में कहां थी, तो याद रखो उसमें लिखा है कि राजस्थान में बीकानेर जैसलमेर होते हुए, यही लिखा उन्होंने, बीकानेर जैसलमेर होते हुए प्रभास पतन की ओर जाती थी। और इसीलिए आप एक लाइन पढ़ते हो ये जैसलमेर, कि जैसलमेर में एक सीरीज पढ़ती है जिसका नाम है लाठी सीरीज। और उस लाइन को पढ़ते हैं, लाठी सीरीज क्या है? प्राचीन सरस्वती की भूगर्भीय जल पट्टी है। वो यही था। तो इसको इसी फॉर्मेट में लिखना, प्राचीन सरस्वती करके। हाँ लिखता है ही अभी, लेकिन इसको इस फॉर्मेट में लिखना है। ये प्रश्न एक एग्जाम में आया था और किसी को भी नहीं पता था प्राचीन सरस्वती का है, गाइड में भी नहीं बताता। और गाइड पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ा नहीं सकता। गाइड पढ़ के जो मास्टर पढ़ाता है हम राजस्थान भूगोल पढ़ा देंगे, राजस्थान भूगोल पढ़ा सकता हूं मैं, उनको ये पता ही नहीं कहां से आता है। और ये प्रश्न आता है, मैं कहता हूं नहीं हो तो रीट ST2 लेवल का जो पेपर रद्द हुआ था उसमें देखा है प्रभास पतन आया था। और सिंधु घाटी से पहले छान मारो, हिस्ट्री के लोगों को नहीं पता था कहां से प्रश्न आ गया। और मेरे पास जो बच्चा पढ़ा था उसने कहा था गुरु वाकई कहां से ढूंढ के लाया कि उत्तर हमारा राइट हो गया, बाकी इस प्रभास पतन के चक्कर में उत्तर ही नहीं कर पाते। जयपुर की लाइफलाइन किसको कहते हैं, कोई बता सकता है क्या? जयपुर की लाइफलाइन हमारी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी, उसको काम सौंपा गया है कि जो जयपुर की लाइफलाइन है इसको वापस पुनरुद्धार करना है। और आप लोग अगर जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड से उतरने के बाद आप अंबावाड़ी यानी सीकर वाली रोड पे चलते हैं, रिंगस रोड पे, तो आप उस अंबावाड़ी रोड पे देखो तो आपको एक बीच में नदी दिखाई दे रही है जो बहुत बढ़िया साफ हो रखी है, जैसे हमारे उदयपुर में आयल को साफ किया वैसे ही। लेकिन वो जब जब गंदा हो जाता है तो एक नाला बन जाता है, जैसे हमने आयल नाला बनती वैसे। तो जयपुर की लाइफलाइन किसको कहते हैं, किसको पता है क्या? एनी आइडिया? हाँ नदी है डेफिनेट। जयपुर की लाइफलाइन कोई नदी है, उसको वापस पुनरुद्धार कर रहे हैं। टाटा कंपनी को ठेका दिया था, वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार थी तब उसने दिया था सबसे पहले ठेका। और अंबाबाड़ी की तरफ जाते थे तो पुल से जैसे क्रॉस करते उस साइड देखते बढ़िया सा गार्डन वार्डन बना दिया, सब कुछ कर लिया। और वर्तमान में अशोक गहलोत सरकार आई तब भी उसको पैसा दिया गया, लेकिन इस सरकार ने उसको पर अभी कोई काम नहीं किया। अभी कोई काम नहीं किया, काम चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो जयपुर की लाइफलाइन किसको कहते हैं, कोई बता सकता है क्या?
लाइफलाइन किसको कहते हैं, उसका वर्तमान स्वरूप क्या है वो कोई बता सकता है? बता दो। हमारे आईडी पहले उदयपुर की लाइफलाइन थी, खूब था, बढ़िया पानी था, लेकिन अब वो नाला बढ़ गया, चलना कहानी है। कोई बता सकता है? कभी सुना हो कहीं ने? प्रश्न आता बहुत अच्छे स्टैंडर्ड कहता है, और फिर स्टूडेंट कहता आया कहां से, हमने सारी नदियां पढ़ ली, कभी नदी नहीं पढ़ाई किसी ने। नो आइडिया, हटाओ इसको, लिखना फटाफट है ना, थोड़ा ऊपर ले लो। ऐसे एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा लिखूंगा बड़ा बना के, ठीक है ना, एक्स्ट्रा लिखूंगा बड़ा बना के। कोई और कलर चलता है क्या इसके ऊपर, देखते हैं। हाँ ये चल रहा है ना। एक्स्ट्रा क्या है, हम कह रहे हैं जयपुर की लाइफलाइन, जीवन रेखा, जयपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा, किसको कहते थे? याद रखना, एक नदी है जिसका नाम था द्रव्यवती नदी। क्या नाम था? द्रव्यवती नदी। वो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रख लेना, ठीक है ना। द्रव्य को कैसे लिखे कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यवती नदी। और ये जो द्रव्यवती नदी है, इसका वर्तमान अवशेष अगर करो, या वर्तमान देखो कि इसको वर्तमान में कौन है, तो जयपुर में नाला पड़ता है, उसका नाम है अम्मानी शाह नाला। अम्मानी शाह नाला, ये द्रव्यवती का ही है, वो वर्तमान में अम्मानी शाह नाला है। हो गया, हटाओ, और क्या पीछे हो गया क्या? हो गया। अगली नदी है काकनेय या काकनी, काकनेय या काकनी, काकनेय या काकनी। देखो मैंने एक लाइन नहीं लिखा, इस बात को याद रखना। तुम्हारे को बहुत सारे कलाकार आते हैं, वो लाइन लिखवाते हैं कि राजस्थान की एकमात्र नदी गग्गर नदी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा को पार करती है। उन मूर्खानंदों को यह नहीं पता होता है कि गग्गर के अलावा ये काकनी भी तो जाती बेचारे। जब इसका पानी एक्स्ट्रा आ जाता है तो जैसलमेर को पार करके पाकिस्तान में मीठा की खाड़ी तक जाता है, तो उस समय वो एकमात्र होती नहीं है। तो इस बात को याद रखना, इसलिए वो लाइन नहीं लिखवाई। इस काकनी कहां से आती है, हम देखो इसको पहले बात करें, उद्गम देखो तो जैसलमेर में, जैसलमेर में कोटरी पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है? कोटरी, जैसलमेर में कोटरी पहाड़ी। और ये उद्गम होने के बाद समाप्त कहां होती है, तो इसी जैसलमेर झील में एक झील है, उस झील का नाम है बूझ झील। क्या नाम है? बूझ झील में समाप्त, बूझ झील में समाप्त। फिर होता क्या है, अतिरिक्त पानी होता है, अतिरिक्त या अतिरिक्त वर्षा काल में कह दो, अतिरिक्त वर्षा काल में, जो इस बार गई है शायद, अतिरिक्त वर्षा काल में पाकिस्तान में या पाकिस्तान के मीठा की खाड़ी तक जाती है, पाकिस्तान की मीठा की खाड़ी तक चली जाती है, मीठा की खाड़ी तक। और इस मीठा की खाड़ी या पाकिस्तान में इसका नाम जो है, वो इसका नाम है पाकिस्तान में मसूरडी या मसूरदी, मसूरडी या मसूरदी कहा जाता है, कहा जाता है। कहां कहते हैं? पाकिस्तान में। दूसरा करेक्टर, इसका तीसरा करेक्टर क्या है? 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर लंबाई के साथ ये राजस्थान की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की सबसे छोटी नदी, सबसे छोटी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी। फिर आप लोगों ने कहीं एक बड़ा होगा मूमल की मेडी, लोद्रवा के नाम सुनोगे जैसलमेर में, वो इसी काक या काकरे नदी के किनारे, काक नदी जिसको बढ़ते हैं, वो जैसलमेर में है, लोद्रवा उसी के किनारे आता है। क्लियर? लोद्रवा, वो उसको नहीं लिख रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कल्चर का प्रश्न है। इसके बाद हमारे पास नदी है कांतली,
क्या नाम है नदी का? कांतली। कांतली नदी। उद्गम की अगर बात करोगी तो सबसे पहले आपको पता होगा खंडेला पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खंडेला पहाड़ी सीकर से उद्गम। खंडेला पहाड़ी सीकर से उद्गम। समाप्त किधर हो जाती है? कोई लेना देना नहीं पूछता आपको, ठीक है। इस कांतली का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है। कांतली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। कांतली का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। पर इस कांतली को मौसमी नदी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मौसमी नदी। हालांकि मौसम के अनुसार बहती है, सब मौसमी होती है, लेकिन फिर भी इसको एक नाम दे रखा है कि इसको मौसमी नदी के नाम से भी जानते हैं या मौसमी नदी भी कहते हैं। मौसमी नदी भी कहते हैं। और फिर एक प्रश्न है कि ये जो जगह है ये पूर्णतः राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान की, ध्यान रखना, राजस्थान से बाहर नहीं, पूर्णतः राजस्थान की है, ठीक है। कांतली नदी। इसके बाद आंतरिक में एक और नदी हमारे पास है, आंतरिक प्रवाह में लिखिएगा एक नदी। अगर इसके बाद देखो तो नदी हमारे पास है साबी या साहिबी। क्या नाम है? साबी या साहिबी नदी। ये है क्या? इसका अगर उद्गम देखो तो इसका उद्गम होता है सेवर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ी है? सेवर पहाड़ियां। और सेवर पहाड़ियां है कहां का? हमारे को पता होना चाहिए, जयपुर में है। कहां पर है? जयपुर। अब ये लिखने की जरूरत नहीं जयपुर ग्रामीण में, नहीं पूछेगा तुम्हारे को, ठीक है ना। जयपुर ग्रामीण, ये सेवर पहाड़ी जयपुर ग्रामीण में है। बाकी इसका कोई प्रश्न नहीं। इसमें से एक प्रश्न और हो सकता है, ये साबी नदी जो साहिबी है इसके ऊपर अकबर ने बांध बनाने का असफल प्रयास किया था। अकबर ने बांध बनाने का असफल प्रयास, उसको सफलता नहीं मिली। असफल प्रयास, सफल नहीं हुआ वो। बांध तो बनाने का प्रयास किया लेकिन वो असफल रहा था, उसको सफलता नहीं मिली थी। और ये हरियाणी रेवाड़ी की तरफ जाती है, उधर लुप्त हो जाती है, उसको कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसके बाद अगली एक नदी है हमारे पास, रूपारेल। रूपारेल नदी। इसके पहले अगर उद्गम की बात करो, इसका कोले लेक्चर में प्रश्न आया था अभी। उद्गम की बात करो तो उद्गम इसका होता है उदयनाथ पहाड़ी। उदयनाथ पहाड़ी, क्वेश्चन लिख सकते हम लोग थाना गाजी। उदयनाथ पहाड़ी, थाना गाजी, अलवर। अलवर। फिर बात करो इसके उपनाम, यानी इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो इसको उपनाम है लसावरी या लासावरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लसावरी और वराहा, ये इसके उपनाम है। उपनाम। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में यहां तक आया, अब मैं भविष्य में एक चीज और बताता हूं जो प्रश्न आएगा। ये नदी उद्गम होने के बाद इस तरह से ये बहकर चलती है, तो इस तरह से अगर ये बहकर चलती है तो मान लीजिए बहकर चल रही है और ये इसके अंदर पानी आ रहा है, ये इसके अंदर पानी है, ये पानी बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में बीचों बीच यहां इस तरह से सीमेंटेड एक आकृति बनी हुई है। किसकी आकृति बनी हुई है? ये सीमेंटेड, और ये इस तरह से बनी हुई है, और ये सीमेंटेड ऐसी आकृति है, इसको कहते हैं नटनी का बारां। क्या बोलते हैं? नटनी का बारां।
ये नटनी का बाड़ा बना हुआ है और ये नटनी का बाड़ा है, तो इसका क्या सिस्टम होता है, जैसे ही ये पानी यहां से आगे बढ़ा, यहां से पानी डिवाइडेशन हो जाता है, आधा पानी इधर जाएगा और इसका आधा पानी इधर आएगा। तो ऊपर जो पानी गया है वो यहां पर एक बांध है, उस बांध में जाएगा, उस बांध का नाम है, इस बांध का नाम है जयसमंद बांध। क्या नाम है इसका? जयसमंद बांध। ये जयसमंद बांध कहां पड़ता है? तो अलवर में पड़ता है। कहां पड़ता है? अलवर। और एक नीचे जो पानी आएगा इधर, वो पानी जाएगा, यहां एक बांध का नाम है, उस बांध का नाम है क्या? सीकरी बांध। क्या नाम है? सीकरी बांध। और इस सीकरी बांध कहां पड़ता है? ये पड़ता आपका भरतपुर में। इट मीन्स ये यूं कह सकते हैं कि राजस्थान में एक नदी के जल विवाद को या एक नदी के जल को बंटवारा करने के लिए नटनी का बाड़ा बना, और ये नटनी का बाड़ा बना कहां है? तो इसको याद रखना, अलवर जिले में बना है। कहां पर बना है? अलवर जिले में। इससे क्या होता है, इस रूपा रेल का पानी आता है वो दो भाग में बढ़ता है, उत्तर की तरफ पानी जाता है वो जयसमंद बांध अलवर में चला जाता है, और दक्षिण तरफ पानी आता है वो सीकरी बांध में चला जाता है। इसको इस तरह से बना लो, फिर मैं लाइन लिखवा देता हूं फटाफट। इसको बनाना फिर लाइन लिखवाता हूं। लिखे, थोड़ा स्पीड से लिखना फटाफट, है ना। प्लस बहुत सारी चीजें भी हैं कि नटनी का बाड़ा बनाने के लिए समझौता किस किस के बीच हुआ, ऐसा प्रश्न आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। केवल ये अभी ये आया है, भविष्य में आएगा, ये आएगा, ठीक है। वो समझौते वाला प्रश्न नहीं आएगा, उसमें नहीं जाएंगे हम लोग। और ये उदयनाथ पहाड़ी है, थानागाजी है। और भी अगर ऐसा नहीं आया तो इसमें एक जगह और लिख सकता है सलवर में, वो जगह पड़ेगी आपकी राजगढ़। कौन सी जगह पड़ेगी? राजगढ़, ठीक है। हालांकि इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, वो यही आ जाएगा। हो गया? बोल रहे को पीछे भैया, हो गया क्या? बोले, लिखो लाइन को। इस नदी पर, इस नदी का मतलब क्या होगा? वेरी गुड। इस नदी पर, इस नदी पर जल विभाजन के लिए, जल विभाजन के लिए अलवर जिले में, अलवर जिले में नटनी का बाड़ा, नटनी, नटनी का बाड़ा बना हुआ है, नटनी का बाड़ा बना हुआ है, नटनी का बाड़ा बना हुआ है, जिससे आधा पानी, जिससे आधा पानी, जिससे आधा पानी अलवर के जयसमंद बांध में। याद रखना, जयसमंद झील वर्तमान सरोवर पहले उदयपुर जिले में थी। ये जयसमंद बांध खूब आया प्रश्न, लोग गलत करके आते हैं। जिससे आधा पानी जयसमंद, अलवर के जयसमंद बांध में, आधा पानी अलवर के जयसमंद बांध में, और आधा पानी, और आधा पानी भरतपुर के सीकरी बांध में, और आधा पानी भरतपुर की सीकरी बांध में, और आधा पानी भरतपुर के सीकरी बांध में चला जाता है, भरतपुर के सीकरी बांध में चला जाता है। अभी किसके बीच बना नहीं बना ये प्रश्न आपका नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगली नदी लिखो मंथा, थोड़ा स्पेस लिखना फटाफट। मंथा, मंथा, मंथा लिखो इसको। जयपुर जिले में, जयपुर जिले में मनोहरपुरा क्षेत्र से निकलती है। मंथा में लिख रहे हैं, जयपुर जिले में मनोहरपुर क्षेत्र से निकलती है, मनोहरपुर क्षेत्र से निकलती है, मनोहरपुर क्षेत्र से निकलती है, और सांबर जिले में मिल जाती है, और सांबर जिले में मिल जाती है। नेक्स्ट लिखो कोकंद नदी, कोकंद,
कुकंद नदी, कुकंद नदी भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले में इस नदी पर, इस नदी पर बंध बारेठा बांध बने हुए हैं, बंध बारेठा बांध बना हुआ है, बंध बारेठा बांध बना हुआ है। अगली नदी का नाम लिखो कासावती, 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 कासावती। इस कासावती में एक नाम लिखो नीम का थाना, बस इतना ही लिखना है, नीम का थाना, कासावती नीम का थाना, यानी कासावती नदी है कहां, नीम का थाना क्षेत्र में है। फिर लिखो नीमड़ा नदी, नीमड़ा, नीमड़ा नदी बाड़मेर, नीमड़ा नदी बाड़मेर। फिर लिखो रोहिली नदी, रोहिली, रोहिली नदी जैसलमेर, रोहिली नदी जैसलमेर। अब देखो आप आगे एक लाइन पढ़ते थे आप लोग और वापस मेरे हिसाब से आप उसको पढ़े तब भी कोई इश्यू नहीं है। एक जिला था हमारे पास बीकानेर और एक जिला था हमारे पास चूरू। आपने पहले लाइन पढ़ी होगी कि बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं है, ये लाइन कहीं कहीं पढ़ी होगी। और बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं है, उसका कारण क्या है, नदी नहीं उसका कारण क्या है, तो उसका कारण ये क्षेत्र क्या है, थली प्रदेश है। और थली प्रदेश है इसका मतलब यह है कि ये सामान्य धरातल से ऊपर उठा हुआ है, ये थाली के रूप में है, बारिश होती है लेकिन पानी सभी दिशाओं से बिखर कर चला जाता है। तो पहले ये दो जिले थे, बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं थी, लेकिन अब अगर नए जिलों की बात करो तो इसमें एक नया जिला इंक्लूड हुआ है। एक इंक्लूड हुआ आपका कौन सा, फलोदी, और एक पूर्वी राजस्थान से जिला जिसका नाम है डीग। इन दो जिलों के पास कोई भी नदी और नहीं है, ये नए जिला है। और नहीं आवे तो अपने पास पुराने याद रखने, पुराने दो जिले कौन से, बीकानेर चूरू में कोई भी नदी नहीं थी, और नए जिले भी आवे तो कौन से हैं, फलोदी। इसका मतलब यह है कि इन जिलों में कोई भी नदी नहीं है, इन जिलों में कोई भी नदी नहीं है, कोई भी नदी नहीं है, ही नहीं। और वो तो थली प्रदेश बीकानेर चूरू का थली है, इनमें क्या नहीं है कि इनके टूटे ऐसे कि इनके पास नदी का पोर्शन है ही नहीं। अभी मैं पासपोर्ट को करता हूं ना, हो गया। इसके बाद देखिए हमारे पास एक अब चीजें क्या लिखनी रह गई है इस चैप्टर में, ये चैप्टर लास्ट तक यहीं पे क्लोज है। क्या लिखना मैं बता दूंगा, ध्यान रखना। एक देखना हमारे को लिखना नहीं है, नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल, क्या लिखने रह गए हैं, त्रिवेणी संगम स्थल लिखने हैं, लिखना नहीं, ये सब कल आया, संगम स्थल। फिर अंतर्राज्यीय नदियों का राजस्थान में प्रवेश स्थल, फिर लिखना हमारे को एक जलप्रपात, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में, जैसे आपका कौन सी नदी का कितना जलग्रहण क्षेत्र है, कितने जलग्रहण वर्ग किलोमीटर है, कितने प्रतिशत है, वो सारी चीजें, यानी ये सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कल मुश्किल से 15 से 20 मिनट में है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर कल क्लोज हो जाएगा और कल ही हम इसको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इसके साथ ही वो चैप्टर होगा झीलें, लेक। ठीक है, तो आप लोग उसको पढ़ के आए थोड़ा सा, बाकी इसको मिलेगी कल क्लास में। ठीक है, थैंक यू।